गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ग्रामर का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार और उच्चारण कर रहे थे। इसमें हम स्वर के अंदर री तथा रे की मात्रा यहाँ पर थे। ये आपको एक रीडिंग खुद से करनी है। र की अलग अलग मात्राओं के रूप, ट में और ड में जब मात्रा लगती है तो किस रूप में लगती है, ये आप एक बार रीडिंग कर लेना। आगे आज हम करेंगे व्यंजन। स्वर कितने थे? 11। स्वर और व्यंजन दो भागों में वर्णमाला बटी होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की परिभाषा क्या थी? जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी बाधा के निकलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। हम बोलते हैं ना कै, खे, गे, घे। ये कै में कै क्यों बोलते हैं? ए की आवाज आती है ना तो उसमें ए जुड़ा हुआ है। जब हम बोलते हैं का, खा, गा तो उसमें आ जुड़ा होता है। जब हम बोलते हैं कू, खू तो उसमें ऊ स्वर जुड़ा होता है। अ के बिना कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता। उसको क्या बोला जाता है? क, ख, ग। कै, खे, गे वो ए जुड़ने के बाद बनते हैं। इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर मुख से बाहर निकलती है। अवरुद्ध मतलब रुक रुक के, उसके मार्ग में कठिनाई आती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। वैसे तो 33 होते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन है ना, श, त्र, श्र, श, य, तो उनको मिलाकर ये 39 हो जाते हैं। व्यंजनों के भी अलग अलग भेद हैं। स्पर्श व्यंजन उच्चारण के आधार पर, जब वो मुंह से बोलते हैं ना तो बोलते समय जो उसके आधार पर वर्ण के व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है। स्पर्श मतलब टच। जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ कंठ को या होठ को स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। अब क्या है, जहां पे कंठ को स्पर्श करते हैं वो कंठव्य है। जहां पे तालु को स्पर्श करते हैं वो तालव्य है। जहां पे हमारे ऊपर जीभ ऊपर लगती है ना, जहां मुंह के अंदर, उसको बोलते हैं मूर्धा। उसको स्पर्श करते हैं तो मूर्धन्य है। जब दांतों को जीभ स्पर्श करती है तो वो दंतव्य है। जब होठों को जीभ स्पर्श करती है तो वो क्या है? ओष्ठव्य है। अब ये क्या होता है कि जीभ के बिना तो कोई भी कुछ बोला नहीं जाता। तो ये जीभ मुंह के जिस पार्ट को टच करती है उसके आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। कै, खे, गे, घे, अड़े, ये हम कहां से बोल रहे हैं? कंठ से आवाज आ रही है तो ये कंठव्य है। च, छ, जय, झ, न आपके तालु, दांतों ऊपर वाले दांतों के पीछे जो जगह होती है वो क्या कहलाता है? तालु। उसके बाद में टे, ठे, डे, ढे, न। अब जीभ हमारी जो है वो गोल घूम के दांतों के पीछे से थोड़ी और आगे चली गई है, जिसको बोलते हैं मूर्धा। वहां पे टच कर रही है तो ये मूर्धन्य है। त, थ, जब त, थ बोल रहे हैं तो ऊपर वाले दांतों के साथ लग रही है जीभ, तो ये दंतव्य है। प, फ, प बोलते हो तो दोनों लिप्स बंद हो रहे हैं ना, प, फ, तो यहाँ पे होठों की भूमिका आ गई, तो ये क्या है? ओष्ठव्य है। तो इस आधार पर ये 5 हैं: कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। इनको कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, जो मुंह के किसी न किसी पार्ट को स्पर्श होके निकलते हैं। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। पंचमाक्षर हरेक लाइन क, ख, ग, कै, खे, गे, घे, ड़, ड़ क्या है? 5वां अक्षर। पहला अक्षर कै वर्ग का पहला अक्षर क्या है? कै। दूसरा खे, अड़ खाली क्या, ये क्या है? पंचमाक्षर। तो वो कहते हैं कि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, कोई चीज लिख रहे हैं हम, जैसे लिखा गंगा, गंगा, गे, अड़े, गा, तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा।
जैसे वांग्मय। अब यहाँ क्या हो गया, वा के बाद क्या लगा, अणंग, अंग वाला लगा हुआ ना, ये पंचमाक्षर है और कोई अन्य वर्ग का वर्ण आ गया। अब ये म कहाँ से आया है, पांचवी वर्णमाला 5वीं लाइन में से आया है। तो किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, कै की लाइन का आ जाए, फिर तो अनुस्वार लगेगा। जैसे कंगन, कंगन आ गया तो वहां पे क्या होगा, वो अड़ जो है वो ऊपर अनुस्वार के रूप में लग जाएगा। बिंदी लगा देते हैं ना, अड़ खत्म हो जाता है। लेकिन कोई और आ गया तो वो चेंज नहीं होता, जैसे वांग्मय। तो इसलिए इन सब में अ मिला हुआ रहता है। आगे अंतस्थ व्यंजन, पहले स्पर्श व्यंजन थे, अब अंतस्थ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 हैं। अंतस्थ जो है ना वो 4 ही हैं, य, रे, ल, व। अब इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी पार्ट को नहीं छोड़ती और थोड़ी सी मतलब जो है ना टाइम ज्यादा लगता है। स्वर के उच्चारण से ज्यादा और व्यंजन के उच्चारण से कम, उनके बीच का समय लगता है इनके उच्चारण में। अगले है उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब होता है उष्मा, गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से उष्मा निकलती है, वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। अब इनको जो उच्चारण करें ना तो हमारे मुंह से एक तरह की थोड़ी सी गर्म हवा निकलती है, उष्मा निकलती है, इसलिए इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, अंतस्थ भी 4 हैं और उष्म भी 4 हैं। अगले संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। जैसे त्र कैसे बना है, तय और रै के योग से। श्र कैसे बना है, श और रै के संयोग से। क्षत्रिय वाला क्ष कैसे बना है, को शो दोनों को मिलाने से। और ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ कैसे बना है, ज और अण खाली वाला, ज और अण, क्या बन गया। वैसे तो ना इसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञा हम ज्ञा कहते हैं ना, ज्ञानी नहीं होता है, जय ज्ञानी होता है, क्योंकि जो और ण के संयोग से बना है ये। आगे है द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है। मैंने बोला ना, जब कोई अक्षर में अ मिला हुआ नहीं है तो वो आधा है। जैसे को, कै, को और कै। जो पहले वाला को है ना उसमें ए नहीं है, कै में ए है, तो हम पक्का शब्द लिखते हैं ना, प आधा क पूरा क। जो आधा कै है ना वो क्या होता है, क, और कै क्या होता है, पूरा कै। तो ये क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। जब एक बार तो वो स्वर रहित है, जो आधा कै होता है ना वो उसमें ए मिला हुआ नहीं है, इसलिए वो आधा है। जैसे बच्चा, बच्चे में आधा च फिर पूरा च, एक च में ए मिला हुआ है, एक में नहीं मिला हुआ, तो ये क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। आज हम इतना ही करेंगे, आप इनको रीड कर लेना बेटा। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। धन्यवाद।